स्टूडेंट, तो आज का अपना टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो है सेल्स के बारे में पढ़ा था। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से हम सेल्स को जब सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कैसे कैसे हम करंट फाइंड आउट करते हैं, उनके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स भी सीखे थे। तो आज जो है टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिनसे इस पर्टिकुलर जो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अभी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझें। ओके, नाउ देखो, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में हम क्या करते हैं, हमारे पास सपोज इस तरीके से मैंने एक नेटवर्क बनाया है। हमारे पास n सेल्स हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। इस तरीके से एक लाइन में n सेल्स कनेक्टेड है, इधर भी n सेल्स कनेक्टेड है, जिनका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस जिनका R है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक है, हर एक सेल का, जो भी सेल है उसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। और ऐसे ये जो n सेल्स हैं ये कनेक्टेड हैं सीरीज में, और इस तरीके से इन n सेल्स की जो m रोज है, यानी m नंबर ऑफ रोज जो है वो कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, तो n तो सेल हो गए जो आपके सीरीज में कनेक्टेड है और जिनकी m रोज होगी जो पैरेलली कनेक्टेड है, और उसके साथ हमने इसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया है। हमें यहाँ पर देखना है कि इसमें हम मैक्सिमम जो करंट है उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये करने वाले अब हम। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आप जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस को या फिर इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको पहले बड़े नेटवर्क को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एक छोटे नेटवर्क में, ताकि हमें इजीली पता चल पाए कि भी करंट किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ऐसा ही हम करने वाले हैं। देखिए आप देखो, ये n सेल्स आपके किस तरीके से कनेक्टेड है, n सेल्स आपके कनेक्टेड है सीरीज में। तो n सेल जब आपके सीरीज में कनेक्टेड है तो नेट EMF कितना होगा, इन n सेल का नेट EMF कितना होगा। पोलरिटी बिल्कुल चेंज नहीं है, तो नेट EMF होगा n इंटू ई। ओके, n इंटू ई इसका नेट EMF होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर बहुत सारे सेल्स कनेक्टेड होते हैं सीरीज में तो उस केस में जो नेट EMF है वो ऐड हो जाता है। ओके, नाउ अब इसका n है, n इंटू ई हो गया, इसका भी कितना होगा, फिर n सेल ही कनेक्टेड है, मतलब इसका भी नेट EMF कितना हो गया हमारे पास, नेट EMF इसका भी n इंटू ई हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये वाली ब्रांच, इस वाली ब्रांच का भी नेट EMF हो गया आपका n इंटू ई। सिमिलरली वो जितनी भी ब्रांचेज इसके नीचे नीचे आती रहेंगी उन सब का जो नेट EMF है वो कितना हो जाएगा, n इंटू ई ही होगा। ठीक है, तो n इंटू ई जो है इसका नेट EMF होगा। ओके, नाउ अब ये जो सेल्स है इसकी कितनी रोज जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है, m रोज कनेक्टेड है जो डाउन में ऐसे चल रही है। ठीक है, तो अब हम इसको एक सर्किट डायग्राम अगर बनाना चाहें तो देखें, मैंने आपको एक बात और भी समझाई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर हमने पढ़ा था कि दो या दो से ज़्यादा सेल्स जब आपके पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो उनका जो नेट EMF होता है, ध्यान से मेरी बात सुने, जब आपके जितने भी सेल्स हैं और उनका कुछ भी EMF है और वो अगर पैरेलली कनेक्टेड है, सेम EMF हो, तो उस केस में जो उनका नेट EMF होगा वो वही रहेगा जो किसी एक सिंगल सेल का EMF होगा। ओके, तो अभी देखो, तो ये हमारे पास, अगर मैं इसको सर्किट डायग्राम को थोड़ा रिड्यूस करके कर लूँ तो ये मैं कर लूँगा, यहाँ पे टोटल कितना EMF आया हमारा, n इंटू ई। ठीक है, ये EMF आ गया n इंटू ई। ठीक है, n इंटू ई इसका EMF क्यों आया, क्योंकि इस पूरे ये जो सीरीज में कनेक्टेड जो सेल है इनका जो EMF होगा वो कितना है, n इंटू ई, और ये सब n इंटू ई यहाँ पे हो गया n इंटू ई, और इस तरीके से n इंटू ई वाले जो m रोज है वो कनेक्टेड आपकी पैरेलली। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि भी जब m रोज कनेक्टेड है पैरेलली तो हम ये बोलेंगे कि भी उन एक पर्टिकुलर सेल का जो EMF होगा वो पैरेलली कनेक्टेड होने के बाद भी उसी सेल के EMF के इक्वल आएगा। तो इसका नेट EMF तो इतना ही होगा n इंटू ई, चाहे m रोज ही कनेक्टेड हो पैरेलली। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो इंटरनल रेजिस्टेंस देखो, पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कि अगर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है तो हम ये देखो, हमारे पास
अगर n सेल हैं जिनका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो कितना होगा भाई, इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, n इंटू आर हो गया, है कि नहीं, n इंटू आर, इसका n इंटू आर, इसका n इंटू आर, इसका भी n इंटू आर, और ऐसी कितनी ब्रांचेज है, m रोज जो है कनेक्टेड है, तो n इंटू आर इसका होगा, n इंटू आर इसका होगा, n इंटू आर। तो मैं अगर डायरेक्टली निकालूं पैरेलल इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो वो किस तरीके से फाइंड आउट करूंगा वो देखें आप। तो देखो हमारे पास इफेक्टिव 1/RP मैंने लिखा, क्यों, क्योंकि मैं इक्विवेलेंट निकालना चाहता हूं। इस पूरी कॉम्बिनेशंस का कितना हो गया हमारे पास 1/n इंटू आर, प्लस अगले का भी 1/n इंटू आर, प्लस अप टू सोन, प्लस कितना जाएगा, कितनी रोज जाएंगी, m रोज जाएंगी। सो फाइनली हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 1/RP इज इक्वल टू, ऐसी m रोज है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे m/nr हो जाएगा, ठीक है, m/nr। और अगर आप RP की वैल्यू निकालना चाहते हो, आप RP की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो RP इज इक्वल टू हो जाएगा nr/m। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आपको पता भी है, वैसे भी देख लेते हैं, तो क्योंकि 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरीके से, लेकिन हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो n सेल कनेक्टेड है, तो इस तरीके से 1/nr 1/nr और इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो फाइनली मैं जो है इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट आया है हमारा पैरेलली जो m रोज कनेक्टेड है, तो उनके लिए नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू nr/m होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, हमें ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे। तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आया है nr/m, ओके। नाउ यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दिया जाता है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो कितना है, कैपिटल R है, ये कनेक्ट कर दिया गया है। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हमने इस तरीके से रीड्रॉ कर लिया, ठीक है। नाउ यहाँ से अब करंट, सपोज दैट कि यहाँ से I करंट फ्लो कर गई, तो I करंट फ्लो करेगी, तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा, करंट इज इक्वल टू हम लिखते हैं नेट EMF डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस, ठीक है, कितना रेजिस्टेंस इस पे होगा, तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। सो करंट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, कितना आएगा, I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास नेट EMF NE हो गया, और हमारे पास नेट रेजिस्टेंस हो गया nr/m प्लस कैपिटल R, ठीक है। फाइनली जब मैं इसको सोल्व करता हूं, तो I इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आएगी NE डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सॉरी, इसको मैं ना डायरेक्ट ही जो है सोल्व कर लेता हूँ, m ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा mne, ठीक है, mne अपॉन में आ जाएगा nr प्लस, ये आ जाएगा प्लस mr, ठीक है। ये मेरे पास करंट की वैल्यू आई है, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पे अगर कोई केस बनाना है, मैं ऐसा केस बनाना चाहता हूँ ताकि मैक्सिमम करंट जो है इस सर्किट के अंदर फ्लो कर जाए। So for maximum current flows through this circuit, so it will be, क्या हो जाएगा, देखो आप, अगर मैं मैक्सिमम करंट यहाँ पे फ्लो कराऊंगा, तो मैक्सिमम करंट फ्लो कराने के लिए थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। देखो क्या होता है कि मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, हमारे पास है I इज इक्वल टू mne, एक बार मैं लिख लेता हूँ, और ये आ जाएगा nr प्लस आ जाएगा mr, ओके। अब मैक्सिमम करंट पहुंचानी है मुझे इस सर्किट के अंदर फॉर मैक्सिमम करंट, तो अगर हमें मैक्सिमम करंट यहाँ पे फ्लो करवानी है, तो मैक्सिमम करंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, सॉरी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, उस वैल्यू को हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू को हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें इस वैल्यू को मिनिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम तब भी होगा जब इस नीचे वाले डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को मिनिमाइज करेंगे। तो फॉर मिनिमाइज करने के लिए हमें मिनिमम फॉर nr प्लस mr, इसको मिनिमम करना है हमें। तो मिनिमम कैसे करेंगे, मिनिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाएंगे, वो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को लिखना चाहूँ, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि रूट nr का होल स्क्वायर प्लस रूट mr का होल स्क्वायर, ओके, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, रूट nr प्लस रूट mr का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आगे प्लस, अगर मैं ऐसा कर दूं माइनस
ऐसा मैं लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखना आप, रूट एन आर रूट एम आर, ओके, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? प्लस ऐड कर दिया मैंने रूट एन आर रूट एम आर, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, ओके। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ना इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैं इसको देखो इस तरीके से लिख सकता हूँ, रूट एन आर माइनस रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये वैल्यू जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, आगे क्या बच जाएगा हमारे पास, रूट 2nr रूट एम आर, ये वैल्यू आ जाएगी। सो फाइनली मेरे पास इसको मिनिमम करना है, तो मिनिमम करने के लिए ये याद रखें कि ये जो वैल्यू हमें गिवन है, ये वैल्यू जो हमें गिवन है, इस वैल्यू को हमें मिनिमम करना है। तो मिनिमम तभी होगा जब ये वैल्यू 0 को अप्रोच करे, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर 0 को अप्रोच करेगा, तभी ये वैल्यू मिनिमम होगी। सो मिनिमम करने के लिए आप देखना, आप इसको मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देंगे आप लोग, थोड़ा रब कर देता हूँ इसको। अब देखें, यहाँ मिनिमम करने के लिए मैं लिख देता हूँ रूट एन आर माइनस रूट एम आर, ये जो वैल्यू है ये आपकी 0 को अप्रोच करनी चाहिए। सो फाइनली इसको सोल्व करते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एन आर इक्वल टू एम इंटू आर, ठीक है, एन आर इक्वल टू एम इंटू आर। अब यहाँ से आप किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। आप अगर मान लो यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कैपिटल आर की वैल्यू भी बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं एन आर बाई एम, यानी कहने का मतलब है मैक्सिमम करंट जब भी फ्लो करवाओगे, ये क्वेश्चन के अंदर कभी भी कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो ये वैल्यू गिवन होगी फॉर मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो उस केस में आपको R की वैल्यू एन आर बाई एम लिखनी पड़ेगी, क्योंकि एन आर बाई एम लिखोगे तभी जाके जो है हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कुछ लेना है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो मैक्सिमम करंट के लिए हमारे पास ये एक नेसेसरी कंडीशन है, जो हम आगे कुछ न्यूमेरिकल्स में भी अप्लाई करने वाले हैं। सो फाइनली एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा है और उसको करना भी आसान है। देखो एक एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखें, अभी एग्जाम्पल ये है कि ऐसा कहा गया है कि, मिटा देता हूँ। तो देखो हमें दो चीज़ें इसमें याद रखनी पड़ेगी। एक तो आपको क्वेश्चन में पहले बोल दिया जाएगी अगर मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही है तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जब याद रखोगे तो उसके कारण ही हम उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो माइंड में जो है ये क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मूले को रिवाइज करना ज़रूरी है। ओके, क्वेश्चन ये है, मैं वैसे बता देता हूँ ओरली। जैसे कि बोला गया है आपको कि भी आपके पास टोटल 12 सेल है, टोटल आपके पास 12 सेल है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सेल है 12, और उनमें से एन सेल्स ऐसे हैं जो कनेक्टेड है सीरीज में, ठीक है। क्वेश्चन समझना आप। और उनमें से एम रोज होंगी, एन सेल्स की एम रोज होंगी जो कनेक्टेड होंगी पैरेलली, ठीक है। तो एम रोज कनेक्टेड है पैरेलली, ओके। अब आगे कहा गया है कि उसमें हर एक जो सेल है, ठीक है, हर एक सेल है, उस सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है। ईएमएफ हर एक सेल का 1.5 वोल्ट है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 0.5 ओम है। इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो आपका 1.5 ओम है, ठीक है। 1.5 ओम जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आपको ये बोला गया है। अगर क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये बोली गई है कि मैक्सिमम करंट जब उसमें भेजी जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम करंट वुड सेंड थ्रू द सर्किट, ठीक है। उस सर्किट के अंदर अगर मैक्सिमम करंट भेजी जाएगी, तो मैंने अभी आपको बताया था मैक्सिमम करंट जब भी भेजी जाती है तो आपके पास R की वैल्यू अभी अभी आई थी, कितना आया था, हमने उसको सॉल्व किया था, वो शायद आया था NR/M आया था, ओके। ये R की वैल्यू आई थी, ओके। अब आपको मैक्सिमम करंट भेजी गई है, तो उसने पूछा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ M और N की वैल्यू क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है ये मैंने बताया। फिर से आप एक बार क्वेश्चन को समझें और सीखें क्या कह रहा हूँ मैं।
12 सेल्स हैं हमारे पास, जो कि जिनकी n सेल्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है और m रोज जो होंगी वो पैरेलली कनेक्टेड है n सेल्स की, और जिनका EMF 1.5 वोल्ट है, 0.5 ओम जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ हमने उनको कनेक्ट कर दिया। अब बोला गया कि मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाए तो उसके लिए m और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल्स 12 है। तो भाई टोटल नंबर ऑफ सेल्स तो तभी आएंगे ना जब m इंटू n इक्वल टू 12 होगा। भाई जब मान लो कि 12 सेल है, ठीक है, तो n सेल्स तो सीरीज में कनेक्टेड हो, m रोज है, तो 12 सेल टोटल नंबर ऑफ सेल कैसे निकालोगे, m इंटू n इक्वल टू टोटल 12 ही तो होने, ठीक है। अब इसके बाद 1.5 वोल्ट जो है वो हर एक का EMF है। अब हमें क्या करना है, R की वैल्यू पता है हमें, N की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। और हमें मैक्सिमम करंट भेजने के लिए, फॉर मैक्सिमम करंट, देखो बहुत सिंपल है, मैक्सिमम करंट जब हम सेंड करेंगे तो यहाँ हम R की वैल्यू निकाल लेंगे। R की वैल्यू हमारे पास है, मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, 1.5 इज इक्वल टू n इंटू आर। स्मॉल r कितना है, स्मॉल r है 0.5, यानी ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और इंटू m हो जाएगा। कोई डाउट है ही नहीं, यहाँ पे हो ही जाएगा सॉल्व। सो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ये 3m इक्वल टू n आ जाएगा, ठीक है, 3m इक्वल टू n। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक वैल्यू को पुट कर दो। सो हम यहाँ से देखो m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n/3 लिख सकता हूँ, और ये इक्वेशन में पुट कर दो। तो हमारे पास इक्वेशन थी mn इज इक्वल टू 12, तो हम यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा n²/3 इक्वल टू 12। सो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, n² इज इक्वल टू 4, सॉरी कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 36। n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू आएगी ±6। सो माइनस तो हो नहीं सकती, तो n की वैल्यू हमने 6 ले ली। अगर n की वैल्यू 6 है, यहाँ पे n की वैल्यू पुट करो, तो हमारे पास n की वैल्यू 6 यहाँ पे रख दो, m की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 6m इक्वल टू 12। सो m इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। और देखो टोटल जो है हमारे पास 12 नंबर ऑफ सेल्स है, ठीक है, जिनको हमने इनके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद भी 12 आया है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है। देखो याद क्या रखना है, मतलब समझना है इसको, जैसे भी है इस टाइप के कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो बहुत सिंपल तरीके से आप इनको